सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। दृष्टांत मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम अपना एक स्पेशल कार्यक्रम जवाब तो चाहिए शुरू करने जा रहे हैं। इस कड़ी में हर हफ्ते हम एक खास शख्सियत से बातचीत करेंगे देश और विदेशों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर। आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे हाल ही में हुए संसद के शीतकालीन सत्र का। किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई 10 दिन में करीब 100 करोड़ टैक्स पेयरों का बर्बाद हो गया इस शोरगुल में, शोर शराबे में। एक आंकड़ा है जो कहता है कि हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए संसद की कार्रवाई पर खर्च होते हैं, और अगर दिन भर की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन 10 करोड़ बैठता है, क्योंकि 7 घंटे में 6 घंटे संसद की कार्रवाई हर दिन होनी होती है और 1 घंटा लंच के लिए होता है। लेकिन अफसोसजनक आंकड़ा ये है, और ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल उठता है, मन में उत्तेजना भी आती है, कभी कभी आक्रोश भी होता है कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने वाला संसद आखिर किस तरह से अपना रूप बदल रहा है। चलिए, इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ नैतिक पार्टी के प्रमुख हैं, संस्थापक हैं, और चूंकि नैतिकता की बात को लेकर के आपने नैतिक पार्टी का गठन भी किया था, आपने न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया था। जाहिर सी बात है एक सोच रही होगी देश के सामने। सीबी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और दृष्टांत मीडिया ग्रुप के प्रमुख प्रधान संपादक अनूप गुप्ता जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। सबसे पहले पांडे साहब, यह बेहद अफसोसजनक आंकड़ा देखने को मिलता है। ये एक परिपाटी बन गई है कि संसद में अब चर्चा नहीं होगी, सिर्फ शोर शराबा होगा और निजी महत्वाकांक्षा को लेकर के सारे सियासी दल अपनी सियासी रोटी सेकेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं इसको थोड़ा तो दूसरे शब्द में कहूँगा जी कि देखिए, सड़क पे और संसद में फर्क है। जो कहा जाता है ना कि सड़क पर भी लड़ेंगे और संसद में अपनी बात कहेंगे जी, तो इन लोगों ने क्या किया, जो नेताओं का जो स्तर बन गया है, उनको मालूम ही नहीं है कि कौन सी बात सड़क पर बोलनी है और कौन सी बात संसद में बोलनी है। लेकिन जो बात आप सड़क में बोलेंगे, सड़क में किसको दिखाना होता है? सड़क पे तो जनता को, भीड़ को, लोगों को अपने दिखाना पड़ता है। उसमें जोशीली बातें कहिए, अटपटांग बातें कहिए, कोई तार्किकता न भी हो कहिए, लेकिन जब आप संसद में बनते हैं तो आपका वहां नेता का रूप नहीं रहता। वहां आपका एक संसद का एक तरह से जनता को प्रतिनिधि बन जाता है। जैसे ही वो संसद में पैर रखता है जी, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि है। अब वहां उसका दायित्व दूसरा हो जाता है, पार्टी का प्रतिनिधि दायित्व करता है। अपने क्षेत्र के या जो उसकी समस्याएं हैं या प्रदेश की और देश की जो समस्याएं हैं, उसको कितने तार्किक ढंग से वो अपनी बात को लोगों से मनवा लेता है। क्योंकि मुख्य बात सदन में तो वही है ना कि जब सदन में बैठेगा तो अपनी बात को लोगों को मनवा लेके कन्विंस कर लेगा, ताकि उसकी बात को लेके सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करे। यही होता है एक संसद के काम जी। लेकिन अब आप देखेंगे जो सड़क पर नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि अब तो नेताओं की आदत हो गई सड़क पर निकलना नहीं है। मोटी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकलना है और हाथ हिलाते हुए अपना गुजर जाना है, सड़क पर तो जाना नहीं है। तो वही बात को समझते हैं कि यहाँ कहेंगे तो पूरे देश में फैलेगा। और उसका कारण है कि मीडिया भी, चूंकि अब पहले संसद की दिखाई देने लगी है, पहले इनके चीजें दिखाई नहीं देती थी, तो फिर वो संसद ठीक चलता था। जब से ये मीडिया ने संसद में कैमरे लगा के सारी कार्रवाई दिखाने लगी, तो उनको और एक इंसेंटिव मिल गया कि जो हम लोग सड़क पर नहीं कर रहे हैं वही करें। आप ही देखिए, इतना संसद का चला, कोई सार्थक बहस मुझे तो नहीं याद है कि किसी एक बिंदु पे कोई सार्थक बहस हुई। और सबसे बड़ी बात कि ये तो बहुत अच्छी बात थी कि 75 साल पूरे हो गए थे संविधान के, और उस पर 2 दिन के बहस रखी गई। पूरा देश ये सोच रहा था कि इस पे जो एक बहुत अच्छी बहस का मतलब कि ये देश के लोग जानना चाहते थे कि इस 75 साल में उस संसदीय संविधान के हिसाब से देश चला, तो उससे हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या आगे पाना है। ऐसी बहस सुन लेता ना जी। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हम सुनना चाहते थे, जैसे कि जो संविधान सफल नहीं रहा वहां,
लोगों को पहुंचाने में, जैसे कि गरीबी खत्म करना। तो गरीबी खत्म करने के मामले में इस संविधान की व्यवस्था से आप देखिए कि आज भी लोग 33% लोग तो गरीबी के रेखा के नीचे हैं जी। और कम से कम भारत सरकार भी दे रही है 75 करोड़ लोगों को राशन या 80 करोड़ लोगों को जी। तो भारत सरकार ही इनको गरीब मान रही। तो बहस तो होना चाहिए था तो गरीबी पे भाई, कि क्यों हमको 85 करोड़ लोगों को आज भी गरीबी क्यों इतनी गरीबी। बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा कहना था। पांडे साहब, देश में जो भी राजनीतिक दल है सभी इस बात पर जोर देते हैं कि मैं आम नागरिक, आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। वही 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे बड़ी अदालत लोकतंत्र, वहां पर विपक्ष और सभी राजनीतिक दल सत्ता पर आरोप प्रत्यारोप तक सिमट जाते हैं। जैसे संजय भाई ने कहा, प्रति घंटा इतना टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है और बिना निष्कर्ष के संसद खत्म कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। देखिए, उनको किसी को, नेताओं को जनता के पैसे का परवाह तो है नहीं, उनका तो अपना एजेंडा है। उनका अपना एजेंडा है कि जैसे हमें सरकार के नहीं चलने देना, ये विपक्ष का एजेंडा है। और सरकार को कौन किस बात से हम इनको जो बात कर रहे हैं इनको हम न चलने दें। तो इस संसद में इस भावना से जब आप तो जवाबदेही कह सकते हो, जवाबदेही है ना, इनकी तो कोई जवाबदेही है नहीं। संसद के अंदर अगर आप आरोप प्रत्यारोप, झूठ फरेब, सारी चीजें, धक्का मुक्की, गिराना, लड़ना झगड़ना, वो हो रहा है, वो भी देश के सबसे बड़ी अदालत, लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, लोकतंत्र का मंदिर। देखिए, हम दो बातों पर, वैसे तो संसद में क्या हुआ, बहुत सारी बातें हुई। अगर आप गंभीरता से दो बातें लेंगे, जो बहस का आया, ये तो जनता के लिए बहस हो रहा था ना कि संविधान, जो संविधान है वो जनता के लिए बहस है। दूसरा बहस अंबेडकर को लेकर चला। ये तो दो मुख्य बिंदु है जो संसद में कर पाए। अब पहला बिंदु है कि संविधान। अब आप बताइए कि आप ये भी बता दीजिए कि किसी भी नेता ने संविधान की कौन सी ऐसी व्याख्या कर दी जिससे कि हम लोग इनलाइटेड हुए, जनता समझी हो कि ये तो बड़ा अच्छा बात है, ये संविधान में कमी थी या संविधान में बड़ी अच्छाई थी, ये इन लोगों ने 75 साल में हमारी बड़ी समझ, ऐसा तो कोई बात हुई नहीं। अंबेडकर की बात को लेकर देखिए, अंबेडकर की बात की बहस करते, अंबेडकर ने जैसे संविधान में बहस करते, वैसे अगर अंबेडकर की बात उठ गई तो 2 दिन इस पर बहस करते कि अंबेडकर का क्या योगदान था, और नेताओं का क्या योगदान था, स्वतंत्रता सेनानी के और लोगों का क्या योगदान था, ये कहीं इसमें बहस होती। पूरा देश जानता है अंबेडकर, आज नई पीढ़ी नहीं जानती है कि अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान है। बाकी आप खाली, और जो जिन लोगों ने उनके बहुत जो गहन फॉलोअर है, अंबेडकर बहुत से फॉलोअर है, लेकिन जो उनके गहन फॉलोअर है वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा, खाली संविधान लिखा, इसके आगे वो भी नहीं जाते। जबकि ये बताना चाहिए था कि अंबेडकर ने केवल संविधान नहीं लिखा। देखिए, अंबेडकर का एक बहुत बड़ा भूमिका थी कि वो हिंदू गुडविल, मतलब समाज सुधारक भी थे जी। भारत के पर्सनल लॉ में जो कंट्रीब्यूशन अंबेडकर का है, कहीं चर्चा में आता है, कोई जानता भी नहीं। वो उनके गहन लोग उनके फॉलोअर है, चाहे जैसे विशेष करके दलित और लोग, सभी देश के लोग मानते मान, कोई जानता है ये अच्छी तरह से कि उन अंबेडकर ने हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, मतलब हिंदू लॉ पे जितना बढ़िया समाज सुधारक के रूप में अंबेडकर ने काम किया, वही आधुनिक टाइम में, आधुनिक नेताओं में, दयानंद सरस्वती वगैरह, वो तो अलग बात है, चाहे उसे रिफॉर्म अलग बात है, इन लोगों ने किसी ने काम किया। उसी तरह अंबेडकर ने जाति को, इनहेरिशन ऑफ कास्ट, जाति को खत्म किया, इस पर बहस किया। अब अंबेडकर के उस पर, अंबेडकर की जैसे बात आई तो अंबेडकर ने जाति को हटाने के लिए क्या काम किया, इस पर बहस होनी चाहिए। अंबेडकर ने धर्म में कौन से सुधार किए, उस पर बहस होनी चाहिए। अंबेडकर ने संविधान में कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको छोड़ दिया और बाद की राजनीतिक पार्टियों ने किया। जैसे एक बात मैं बताऊं, अंबेडकर ने ये क्यों छोड़ दिया कि जमीन जो है मौलिक अधिकार में आ जाएगी। अब प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार में आ जाने से जानते कितना नुकसान हुआ, दलितों को नहीं जमीन मिला। अगर वो अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में नहीं रहता तो जो जितने भूमिहीन थे सबको संविधान लागू होते बहुत सारी जमीनें मिल जाती। तो खाली आरक्षण उनको तो दिया गया, लेकिन वो जमीन उनको नहीं दिया गया। अब खाली आरक्षण, नौकरी तो धीरे धीरे मिलती है ना, जमीन तो अगर उसी दिन दे दिया गया होता 52, 53, 54 में, तो हर दलित के पास जमीन हो जाती और जमीन से वो एक अच्छा संपन्न। सीवी पांडे साहब, संविधान को लेकर के जैसे कि आपने भी चिंता जाहिर की, मैं देख रहा था कि जो चर्चा हुई उसमें अमूमन
सत्ता पक्ष जो है एनडीए ब्लॉक की बात कर ली जाए तो ये लगातार नेहरू गांधी परिवार से लेकर के इंदिरा गांधी तक की आलोचना करने में ही पूरा वक्त जाया कर दिए। जो मौजूदा विपक्षी है इंडिया ब्लॉक, इसकी बात कर ली जाए तो मोदी सरकार के कार्यकाल को उन्होंने तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का कार्यकाल बता दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लगता है कि संविधान के मूल भावना को जनता तक पहुंचाने की नीयत कहीं से भी नजर नहीं आई। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और इनके बीच में वोट बैंक साधने की राजनीति, यह संविधान और बाबा साहब को लेकर के साफ तौर पर दिखाई दिया। ये एक चिंता का विषय हो सकता है लोकतंत्र के लिए। ये जनता को बहुत गंभीरता समझना चाहिए कि केवल वोट बैंक के लिए हम वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सब अपने अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के जो कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बस उसी के लिए जी। अब वोट बैंक ही इनके लिए मुख्य हो गया। अब जब वोट बैंक, ये तो ना बाबा साहब के संविधान बनाया तो उनका भी मकसद नहीं थी। उनका तो ये था कि देखिए संविधान के उद्देशिका में, चाहे प्रेम्बुल में ही कहिए, उसी में लिखा है कि हमें राष्ट्र में एकता स्थापित करनी है और बंधुत्व को स्थापित करना है और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय हमको प्रत्येक नागरिक को देना है जी। तो प्रत्येक नागरिक को जब देना है ये सारी चीजें और देश में एकता बनाना, तो इसमें जब आप अपने अपने वोट बैंक के लिए लड़ाई करेंगे तो एकता कैसे होगी? इसका मतलब अपने वोट बैंक को आप भड़का रहे हैं कि दूसरे खिलाफ वो खड़े हो। हर आदमी अपने वोट बैंक को दूसरे खिलाफ खड़ा कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि जाति जनगणना जी, अब जाति जनगणना की बात बहुत चल रही है। अब जाति जनगणना तो एक अनावश्यक रूप से उसको दूसरे को भड़काना ही है ना। बिल्कुल भाई जाति जनगणना से आपको अगर गणना ही कराना हो तो गरीबों की गणना करा लीजिए। कि हमारे देश में गरीबों की जो जनगणना की बात आपने कही है, कहीं इसके दूरगामी परिणाम गंभीर नहीं निकलते दिखाई दे रहे हैं कि एक जो हमारा सामाजिक ताना बाना है हमारे देश का, जाति गणना करने के बाद ये सामाजिक ताना बाना टूटेगा, इसके दूरगामी गंभीर परिणाम नजर नहीं आ रहे। बहुत ही गंभीर है। आखिर में मिलेगा क्या? मान लिया आप जाति जनगणना कराएंगे तो जो संसाधन है किसी से, जिसके पास है उसे ले लेंगे, किसी पास नहीं है दे देंगे जी। यही नहीं करेंगे और क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो उसी को चाहे उनको दीजिए चाहे उनको दीजिए, किसी को 80 मिल गया, किसी को 19 मिल। जाति जनगणना से हमारे समझ में किसकी सोच है, लेकिन इस जाति जनगणना से नेता इसलिए करवा रहे हैं कि उनको ये पता लगे मेरा वोट बैंक कितना है। वो उनसे उनको कोई दिला नहीं पाएंगे, कुछ दिला नहीं पाएंगे। दूसरा है 50% ज्यादा रिजर्वेशन कर देंगे और रिजर्वेशन 90% आप कर देंगे तो इसका मतलब है कि क्या आपके साथ ये कोई कहीं भी औचित्य है? कहते हैं कि नहीं हम 50% कोटा भी खत्म कर देंगे। खैर तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला अलग। जो हमारा संघीय ढांचा है ये आपको इस तरीके की जाति गणना करने के बाद के जो परिणाम आएंगे ये बिगड़ता होगा नहीं नजर आता। ये वही तो मैंने कहा कि इनको तो ध्यान है कि मेरा वोट बैंक है, मैं देख लूंगा मेरा वोट बैंक, हम दलित हैं तो हमारा दलित वाला वोट बैंक जाति जनगणना साफ हो जाएगा, कितने दलित है हमारा, यादव है तो हमारा साफ हो जाएगा कितने हैं, हम पिछड़े हैं तो मेरा वोट। सब अपने अपने वोट बैंक से। क्या ये देश को तोड़ने की एक साजिश नहीं है? देश ही को नहीं तोड़ने को, समाज को भी विखंडित कर देंगे साजिश जी। इससे तो देश तो मान लीजिए कि एक अलग बस्ती, लेकिन समाज में कोने कोने में गांव गांव में लगेगा कि भैया इस गांव में इतने जात के, इसके जात देर रात। ज्यादातर जो जाति गणना की बात है इस क्षेत्रीय दल की बहुत मांग होती है। कहीं इससे ऐसा तो नजर नहीं आता जो विदेशी एजेंसियां हैं, इन जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनके पैरोल पे तो नहीं है, उनके नहीं। ये हमें भी संदेह होता है कि देखिए इसमें जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी खास करके, इसको ये तो कभी नहीं जाति जनगणना जैसे बातों को आई। ये तो क्षेत्रीय पार्टियों, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो क्षेत्रीय पार्टियों का अपना प्रभाव जमाने का तंत्र होता है कि राजीव गांधी तक ने मना किया था जातीय जनगणना। कभी कांग्रेस ने इसको अपने कभी किसी हद तक, कांग्रेस ने तो हमेशा पूरे देश को जोड़ने की बात की, लेकिन इधर की जो लीडरशिप आई तो अब जाति जनगणना उनके लिए क्यों मजबूरी बनी? एक किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाना ये आप सबको अचंभित करता है कि ये क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इनको तो कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक, आसाम से लेके कच्छ तक इनको देखना है। तो इसमें जाति जनगणना के क्या कहीं कोई इसके औचित्य नहीं है? आपको तो पूरे वी द पीपल ऑफ इंडिया बनाना है, हम भारत के लोग, तो जाति जनगणना। लेकिन अब सिर्फ वोट बैंक के लालच के नाते ऐसा हो रहा है। अब एक और बहस चली है, अम्बेडकर पर भी बहस ढंग से नहीं हुई। अब ये देखिए अम्बेडकर के बहाने अब मनुस्मृति की बहस चल गई। अब पता है मनुस्मृति कहाँ लागू है? आप जानते हैं 1000 साल तो भारत अब गुलामी रहा अकबर,
तो 1000 साल के पहले मनुस्मृति कभी रहा होगा? 1000 साल में तो मनुस्मृति लगी नहीं। कौन सी भाई मनुस्मृति है जैसे वो लागू होता है? तो समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके के मनुस्मृति जैसे शब्द समय समय पर हवा में किसी सोची समझी रणनीति वो किसी के खिलाफ खड़ा करना। और देखिए एक तो फैशन चल गया, जैसे उन्होंने कि अब एक छोटे छोटे जो नेता हो रहे हैं ना आजकल उभर रहे हैं, कोई ज्ञान है नहीं, ना संविधान ज्ञान है, ना समाज का ज्ञान है, ना इतिहास का ज्ञान है, ना अपनी संस्कृति का ज्ञान है। तो ये क्या करते हैं कि जब छोटे नेता निकलते तो अपना प्रभाव मंडा बढ़ाने के लिए वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अब ब्राह्मणों को गाली अगर नहीं सीधे देना है तो मनुस्मृति के नाम पर मनुस्मृति को सिंबॉलिक रूप से उसको आगे रख के ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अब ब्राह्मणों को गाली दे के वो अपलास होते हैं कि हम लोकप्रिय, जबकि मैं देश का रहता हूँ कि देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई संविधान मान रहा है तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही मान रहे हैं। आप ये देखिए ब्राह्मणों ने तो संविधान का कभी विरोध नहीं किया और न कभी आरक्षण का ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मणों ने अगर देखा जाए किसी भी चीज का या ब्राह्मण जैसे लोग सभी कहते हैं इन मुद्दों पर जो संविधान को एक्सेप्ट किया। और संविधान सभा में तो जो मुख्य थे जो ड्राफ्ट असली के TN राव जो IAS अधिकारी थे, कहा जाता है कि सारा ड्राफ्ट उन्होंने पूरी दुनिया में जाके तैयार किया, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। जी बिल्कुल। तो ब्राह्मणों को गाली देने का कोई औचित्य नहीं है या किसी को गाली देने का। आप अपनी लोगों के लिए हक के लिए हित के लिए मांग करिए, दूसरे जातियों को गाली देते हैं। लेकिन ये भी फैशन बन गया है, जैसे भैया नेता जितने हैं वो अपना को जमाने के लिए अपना ऐसा करते रहते। जाहिर सी बात है कि संविधान की भावनाएं भी आहत हो रही हैं, लोग भी आहत हो रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि जन सरोकार की कोई भी चीज वहां पर चर्चा में नहीं आ रही है। चाहे विधानसभा की बात कर ली जाए या लोकसभा की बात कर ली जाए, एक परिपाटी बन गई है कि हम चोर तो तुम महाचोर, कुंडली खगालने की होड़ लगी हुई है सियासी दलों में। तो इसको आप कितना घातक मानते हैं? अंताक्षरी तो बचपन में आप भी किए होंगे। तो अंताक्षरी का मतलब ये होता है कि हम गाली दिए आपको या कुछ भी कहे तो अंतिम शब्द लेके दूसरा उसको बोलना होता। तो ये भी लोकसभा में विधानसभा में अंताक्षरी उन्होंने कह दिया कोई बात, तो अब वो सोचते कि इसका काट मैं क्या करूं, ये जुमला बोल दिए तो वो जुमला बोल दिए, तो बस ये समझ लिया लबो लबाद खाली जुमलेबाजी हो रही है, चाहे विधानसभा हो लोकसभा। अब जुमलाबाजी से थोड़ा सा मनोरंजन से ज्यादा इसके लोकसभा विधानसभा का कोई अस्तित्व अब रह ही नहीं गया। सही बात है। तभी लगता है कि जब कांग्रेस अडानी का मुद्दा उठाई तो बीजेपी सोरोस और सोनिया गांधी के रिश्ते उठा लाई। इससे क्या जन सरोकार पूरा होगा? क्या लोगों को महंगाई, बेरोजगारी या तमाम मुद्दों से छुटकारा मिलेगी क्या? वो तो आए नहीं ना, वो तो आएगा नहीं। आप बताइए, इतना आपने बताया इतना पैसा खर्च हुआ जी, महंगाई तो मान लीजिए एक जनरल बात हो, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने खुद ही बहस तय किया वो उद्देश्य होना चाहिए ना। आप वो भी उद्देश्य आपने नहीं जनता के सामने रख पाए। बिल्कुल। आज अगर इतना बहस हुआ तो जनता से आप पूछिए, किसी भी जाके पूछिए, आप अपने रिपोर्टर से बुला के भेजिए कि भाई संविधान में इतना दिन बहस हुआ है, चाहे अम्बेडकर के बारे में बताइए, आप कुछ आपके दिमाग कुछ है को बात की? एक शब्द भी नहीं बता पाया साहब, हमको तो नहीं मालूम कि कितना हुआ है और इतना रुपया खर्च हो गया। संसद का जब संसद के सत्र की जब तिथि निर्धारित होती है तो सत्ता में बैठे हुए जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं वो पहल करते हैं और तिथि निर्धारित हो जाती है। कहीं ऐसा आप लंबे समय जो देखने को मिल रहा है, संसद के अंदर जब सत्र की तिथि निर्धारित होती है तब भारत के अंदर किसी न किसी राज्य के अंदर चुनाव नजदीक होते हैं। क्या संसद के अंदर जो बहस हो रही है, पक्ष विपक्ष के बीच में जो संवाद हो रहा है, वो कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है? क्योंकि जैसे अभी आपका जो ये सत्र अभी पूरा हुआ है, इसमें दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, इसीलिए कहीं अंबेडकर उछाले जा रहे हैं, कभी धक्का दिया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसमें वोट बैंक की राजनीति, निजी स्वार्थ तो सत्र के तिथि निर्धारित करने में नजर तो नहीं आते। देखिए वही उसी को मैंने कहा ना कि जो बात सड़क पर कहनी है, जनता में कहनी है, वो बात लोग लोकसभा में और विधानसभा में कह रहे हैं। और उसके पीछे क्या है? वोट बैंक अलाउ क्या? इस तरह की बातें संसद में उठाने का मतलब ये है कि टारगेट कौन है हमारा? वोटर जी, कि हमको वोटर हमारा इस पर हमको ध्यान दे रहा है। तो अब जैसे ये है कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात उठाई, अम्बेडकर के साथ सारे मुद्दे तो इसीलिए उठाए गए हैं कि जो दलित वोट है
उसको हम कैसे पकड़ लें। खींचे, बिल्कुल। अदरवाइज ये जो भी बात है, कहीं अम्बेडकर के बारे में इतना विरोध हो रहा है, वो कोई उसारहीन बात है, उतना उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो सब बातें लगभग लोग पहले भी सुनते हाँ, हैं। बहुत बार कह चुके हैं, पहले ऐसा। लेकिन एक चीज जो मुझे कहीं न कहीं संकीर्ण राजनीति का परिदृश्य दिखने को मिलता है कि अगर अपनी बात सड़क पे कहेंगे तो बहुत सीमित दायरे तक लोगों के पास पहुंच जाती है। वही प्रश्न, वही सवाल, वही संवाद, वही आरोप प्रत्यारोप जब हम संसद के अंदर करेंगे तो देश देख रहा है, विदेशी एजेंसियां देख रही हैं, विदेशी मीडिया देख रही है, तो कहीं ना कहीं इससे देश की छवि धूमिल होती है कि नहीं होती है? देखिए, इन नेताओं को चाहिए सत्ता, और सत्ता कैसे मिलेगा लोकतंत्र में? वोट से। वोट कैसे बनेगा? वोट बैंक बनाने से। तो उनका तो दृष्टि उतने है, और उतना हल्ला दंगा करके, ये भी नहीं है कि हल्ला दंगा करने के बाद उस मुद्दे को आगे बढ़ाएं, ये भी नहीं है। अगर आपको वो तो आपके लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है, अगर मान लीजिए बड़ी गंभीर मुद्दा है जी, कि आप, जैसे अम्बेडकर कहा कि आप समझते हैं कि अम्बेडकर का अपमान हो गया, ये गंभीर बात है ना। तो भाई, आप अम्बेडकर का अपमान हो गया तो उसके लिए आप जाइए दलितों के बीच में 4 महीने अपना प्रोग्राम बनाइए, 4-5 महीना। अब एक दिन विरोध करके हाथ हिला के नेताजी आए और बोल दिए और सड़क पर, भाई जाइए दलितों के बारे में कहिए आप, अगर समझते हैं हृदय से कि भाई अम्बेडकर का तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है, और जाइए और गांव-गांव में दलितों से कहिए कि अम्बेडकर का अपमान इन्होंने किया, अगले बार इनको सबक सिखाइए। ये नहीं करना है, वो तो बस वहां उतने दिन के लिए टीवी पर अपना देख के उनके मैसेज दे देना है कि बस, क्योंकि उनको तो कुछ मतलब ही नहीं है, खाली हमारे एक बार कि हम आपके साथ हैं, दलितों के साथ दिखाने के लिए। अब ये इस मामले में कांग्रेस ने संभवतः अभी 1-2 दिन पहले पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी डॉक्टर अंबेडकर साहब के अपमान को लेकर। 24 तारीख को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। वही तो कह रहा हूं, मुझे लगता है कि हाँ, जी, वो उनके बीच नहीं जाना है, मीडिया की सुर्खियां बटोरना मकसद है। जी, अगर दुख है तो जाके होने तो उनसे संवाद करो कि मैं तो पूछेंगे लोग कि गांव वाले कि भाई क्या उन्होंने कहा है बताइए, तो वो तो बताना नहीं है, खाली अम्बेडकर अपमान में जाके जनता के बारे में बताइए कि अम्बेडकर का क्या अपमान हुआ। और आप इन लोगों ने, ये तो मान लीजिए एक बात का अम्बेडकर अपमान, अम्बेडकर की उपलब्धियां तो बताओ जी। अम्बेडकर एक नहीं, उनके दर्जनों उपलब्धियां हैं, और जो देश के समाज के हित में है बहुत सारी। अभी आप किसी पूछिए नेताओं से कि आप अम्बेडकर की उपलब्धियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके क्रमवाइज बता दीजिए, तो उसको तो बताएंगे नहीं। अब जैसे आपने देखा कि एनिलेशन आपका, आज उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब, अपना रिसर्च बुक है उनका, और जिस पर लिखा था उन्होंने कि किस तरह से हमको जातियां अगर कम हट जाए तो हमारा देश में यूनिटी आ जाएगी। उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत बड़े फाइनेंशियल मामले में एक्सपर्ट थे, वो आप बताते कि अम्बेडकर ने वित्तीय मामले में क्या विशेषता की, ये सब कोई बताता है जी। किसी भी नेता के मुंह से अम्बेडकर के गुणों के बारे में आपने नहीं कहा। बस उन्होंने क्या किया कि अम्बेडकर ने ये आरक्षण ले दिया, ये भी एक गलत धारणा है। अम्बेडकर ने 2-3 जो गलत धारणाएं बना के अम्बेडकर के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी महानता को अच्छे ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पाते। एक गलत धारणा है कि अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, ऐसा तो नहीं है कि अब इसके पहले आरक्षण नहीं था, पहले भी तो आरक्षण था, उसी का एक्सटेंशन है। साहू जी महाराज मैसूर के बेंगलोर में तो उन्होंने बहुत पहले आरक्षण लोगों को दे रखा था हाँ। और भी छोटी छोटी जगहों पर आरक्षण था, और ये अंग्रेजों ने भी आरक्षण दे रखा था, कम से कम उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण, सब तो मुस्लिमों को उन्होंने भी दे रखा था। या बाबा साहब ने जो पैक्ट किया, पूना पैक्ट 1932 करना, तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था हो गई थी कि उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक दलित लड़े और एक सामान्य लड़े, तो दलित को केवल दलित वोट दे और सामान्य को सामान्य वोट। लेकिन पूना पैक्ट में हुआ कि नहीं, गांधी जी ने कहा कि ये इसको नहीं मानेंगे, वो सारे लोग मिलकर दलित को ही लेते, दलितों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी इधर भी। तो ये तो 32 में तय हो गया था आरक्षण, कोई संविधान में थे ना, 32 में तो संविधान, देश आजाद भी नहीं हुआ। तो ये आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन नहीं बताते बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया। अब आप बाबा साहब ने तो अगर आरक्षण दिया तो 10 साल के लिए दिया था उस आरक्षण को, जो विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मामला, बाकी तो आरक्षण नौकरी वाला अलग है, बाद में उसको बढ़ाते जाए, तो 10 साल के दिया। लेकिन बाद में अब कहिए बाबा साहब चले जाने के बाद क्यों बढ़ाए लोगों ने, समाज के लोगों ने समझा कि नहीं अभी समाज तैयार नहीं हुआ, इसलिए बाद में उन्होंने 10 साल के लिए बढ़ाते चले गए। तो इस तरह की चीजों को जनता के सामने, देखिए चीजों को छुपा के दबा के
किनारे करके अब नहीं आप चल पाएंगे। सोशल मीडिया है। जो शीतकालीन सत्र जो अभी अभी खत्म हुआ है, उसमें धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, चोट लगना, पार्लियामेंट मेंबर को चोट लगना, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लगता है जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कहीं शोरगुल में खो तो नहीं जा रहे? नहीं, एक बात हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं से कुछ तख्तियां ऐसी लगी हुई हैं जो कि चाहती हैं कि ये देश डिस्टर्ब रहे, चाहे जिन कारणों से। और देखिए डिस्टर्बेंस में समझते हैं कि जो समाज की जो थोड़ा सा कम, जिसमें थोड़ी अज्ञानता है, जो उतना शिक्षित नहीं है या उतना साधन संपन्न नहीं है, तो उसी को भड़काओ। अब जैसे खास करके मुस्लिम समाज को और दलित समाज को, ये लोग अभी उतना ज्यादा मैं समझता हूँ कि उतना प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि संसाधन का अभाव है और उतनी एजुकेशन भी अभी वहां तक नहीं पहुंचा। पढ़ लिख तो लिए हैं, लेकिन जिस स्तर का एजुकेशन होना चाहिए, जिस तरह की जागरूकता होना चाहिए, अभी नहीं हुआ। आ जाएगी, सालों में आ जाएगी, 10-5 साल में। उन्हीं के मुद्दे को लेकर देखिए ज्यादा बहस हो रही है, ज्यादा उसी को भड़काने के इन लोगों को कि ये लोग भड़क जाएंगे, उन्हीं पर मुद्दे पर ज्यादा फोकस हो रहा है। लेकिन जो भी शक्तियां देश को अस्थिर करना चाहती हैं, उसका पता लगाना तो सरकार का काम है, सरकार की एजेंसियों का काम है। सरकार को उनकी सरकार में रहते हुए देश को अस्थिर होते हुए उन शक्तियों को संजीवनी कैसे मिल रही है? देखिए सरकार की भी गलती है। सरकार भी उन मुद्दों को, जो भड़काने वाले मुद्दे हैं, सरकार भी शांत नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि उसको भड़कने दें। ये सरकार की में भी, क्योंकि सरकार ये समझती है जैसे आप मुस्लिम के बारे में बोलेंगे तो हिंदू हमारे कंसोलिडेट होंगे। अब वो उनको भी वोट बैंक जीतता है कि मुस्लिमों के बारे में जो भी कुछ बोली जाएगी तो हमारे वोट हिंदुओं का कंसोलिडेट होगा, तो उनकी भी नजर वोट बैंक में। उसी तरह दलितों बोली जाएगी, सोचते हैं भाई ठीक है दलितों को लोग बोले, आपस में दलितों को वोट की बांटा। हमारे इनको लगता है कि जो सत्ताधारी कुछ जगह पर इनको वो दलित सपोर्ट करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन ज्यादा जगह इनको उतना सपोर्ट नहीं है जी। तो इनका ये है कि ठीक है, ये लोग अपन लड़ा इन्हीं में दलित वोट बट जाए, यानी कुल मिलाकर के ये वोट बैंक, ये भी वोट बैंक ही बस तो ये कहीं बंटवाने, वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं जैसे हिंदू वोट को, और जो वोट इनको नहीं मिल रहा सोचते इनको बट जाए, क्या बांट दो, शीशा लेकर। वोट बैंक की राजनीति देश को कमजोर कर रही है कि नहीं? कमजोर कर चुकी है। उनको संसद की मोहर कैसा लग जा रही है? अगर देखिए बहुत थोड़े समय के लिए संसद था, तो जब ये आप कह रहे कमजोर नहीं करी, कमजोर हो चुका है। अब इसमें न दलित के बारे में ठीक से बात हुई, न मुस्लिमों के गरीबी के बारे में बात हुई, न ये बहस हुई कि भाई 80 करोड़ लोगों को कब तक हम लोग राशन देंगे। हाँ। हमको चाहिए, देश की मांग है, हर घर में बेरोजगार, हर घर की मांग क्या है, हर घर की आज जो मांग है, वो चाहते हैं अच्छी शिक्षा मिले, जैसे एक जैसी शिक्षा पूरे देश में हो, अच्छी शिक्षा, स्तरीय एक जैसी शिक्षा। सबसे हालत खराब है स्वास्थ्य की, पूरे देश में चाहते हैं कि स्वास्थ्य की, अब कोई मैक्स में जा रहा है, कोई अपोलो में जा रहा है, और कोई बेचारा छोटे से पीएससी में भी दवाई नहीं मिल रही है, वहां पट्टी नहीं बन पा रहा है। तो स्वास्थ्य की उसकी बड़ी चिंता है, शिक्षा की चिंता है, फिर कोई रोजगार मिल जाए इसकी चिंता है। वो इसी तीनों चिंता से तो मरा जा रहा है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, गरीब जो परिवारों में पढ़ाई लिखाई नहीं है, नौकरी चाकरी नहीं, तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। तो असली चिंता तो उनकी वो है, लेकिन उस चिंता पर किसी के पास कोई न कार्यक्रम है नहीं ना, इसलिए बहस करते हैं। पांडे साहब, क्या लगता है कि नया सवेरा आएगा? चूंकि वक्त अब समापन की ओर जा रहा है, आम लोगों के लिए क्या नया सवेरा आएगा? देखिए नया सवेरा तो उलझ के रह जाएंगे। देखिए हम अपने मन से अतिशयोक्ति होगी कहना, लेकिन नैतिक पार्टी का एक अपना लक्ष्य है। नैतिक पार्टी जैसे आपने पढ़ा शुरू देखा, हम लोग नीति के साथ राजनीति करते हैं। नीति हमारी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जी। तो संविधान की जो नैतिकता है, ये है नैतिक पार्टी। हम ये मॉरलिटी से मतलब नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संविधान ही नैतिकता को लागू करता था। अगर सच्चे मन से इस देश के राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को लागू करें, तो मैं समझता हूं कि आप देखिएगा 10-5 साल में देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है? सबको सम्मानजनक जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 यही कहता है कि सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार।
आप सबको सम्मानपूर्ण जीवन अगर दे दें तो एक बहुत बड़ी तो भेदभाव खत्म हो जाएंगे जी, छुआछूत खत्म हो जाएंगे, न जातीय जनगणना की आवश्यकता होगी, न किसी आंकड़े की जरूरत होगी, हर कोई तो सार्वभौम सम्मानपूर्ण जीवन वोट बैंक की आवश्यकता होगी। सम्मानपूर्ण जीवन में क्या क्या शामिल है? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, अच्छा पानी, अच्छा खान पान, अच्छा पर्यावरण, ये सब सम्मानपूर्ण जीवन जीने के। अगर सब इस पर ध्यान दे दें तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। चलिए चर्चा का बस सवाल अनूप जी जल्दी, क्योंकि वक्त यहीं तक जाता है। सवाल और है, अभी आपने चंद 15 दिनों में देखा होगा संसद के अंदर में एक विधेयक आया, पारित भी हो गया, एक देश एक चुनाव कि एक ये भी कहीं वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित तो नहीं? नहीं, अभी जेपीसी को गया है। हाँ, जेपीसी नहीं, ये तो वोट बैंक से प्रेरित नहीं है। ये तो अगर लागू परिणाम क्या निकले, किसके नहीं, परिणाम तो मैं समझता हूँ वो देखिए इसी चीज को बनता है तो बनना तो अच्छा है, लेकिन कैसे इसका दुरुपयोग करेंगे नेता, इसमें दुरुपयोग करने का एक संभावना। जिसके पास ज्यादा संसाधन होगा वो तो पूरे देश में छा जाएगा, जिसके पास कम संसाधन होगा वो एक ही राज्य में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगा और बाकी जो उनके हाथ में बड़ी मछली छोटी निकलने को तैयार है। बस इस व्यवस्था चर्चाएं तो गर्मा गर्म चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत चाहिए। ये कार्यक्रम आज से हमने शुरू किया है और इस तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करते रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, 1952 का वक्त वो था जब क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं होता था। आज कई राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं और उनकी सरकारें भी हैं, लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी इस व्यवस्था को लागू करने में, जैसा कि मेरा मानना है। धन्यवाद सीबी पांडे साहब। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि अपने करीबियों को भी इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, एक ज्वलंत मुद्दे के साथ हम इसमें, क्योंकि हमें तो जवाब चाहिए व्यवस्थाओं के खिलाफ। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जन सरोकार की खिलाफत की जाएगी, उस पर भी हमें जवाब चाहिए। हर स्थिति में जवाब चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।